हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्रेडिट कंट्रोल की मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और उसके टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेडिट कंट्रोल है क्या। तो क्रेडिट को कंट्रोल करना, प्रायर वीडियो में हमने देखा कि क्रेडिट को कैसे क्रिएट किया जाता है, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्या होता है वो भी देखा, कैसे उसको क्रिएट किया जाएगा वो भी देखा। अब जो ये क्रेडिट क्रिएट हुआ है उसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तो बेसिकली क्रेडिट को कंट्रोल करने की जो टेक्निक्स होती हैं उसे क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। और क्रेडिट कंट्रोल ये क्या है, एक मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है जो कि आरबीआई के थ्रू यूज़ किया जाता है। मतलब आपकी इकोनॉमी में जो क्रेडिट का फ्लो है, बहुत ज़्यादा लोग क्रेडिट ले रहे हैं या कम लोग क्रेडिट ले रहे हैं, तो जो भी क्रेडिट का फ्लो है उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना। कंट्रोल इन द सेंस ये नहीं होता है कि बढ़ा हुआ है तो उसको कम करना, अगर इंक्रीज़ है तो उसे कम करना, और अगर डिक्रीज़ है तो उसको इंक्रीज़ करना। तो क्रेडिट को कंट्रोल करना, बढ़ाना हो या घटाना हो, उस पर कंट्रोलिंग पावर जो होती है ना क्रेडिट को करने की, वो किसके पास है, आरबीआई के पास है। और इसी प्रोसेस को, मतलब जिन जिन पॉलिसीज़ के थ्रू या जिन जिन तरीक़ों को अडॉप्ट करके हम इस क्रेडिट के फ़्लो को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ सिचुएशन के अकॉर्डिंग करते हैं, उसी टेक्निक्स, उसी पॉलिसीज़ को हम क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स कहते हैं या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी कहते हैं। और जब यही पॉलिसी आरबीआई अडॉप्ट करती है तो उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। टू कंट्रोल द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी और द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। तो क्रेडिट कंट्रोल, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है, ये क्या होता है, ये इकोनॉमी में जो भी डिमांड एंड सप्लाई है किस चीज़ की, मनी की, उसको कंट्रोल करने की टेक्निक होती है। उसी प्रोसेस को ही हम क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, वो सुपरवाइज करती है जितनी भी क्रेडिट ग्रांटिंग की पावर है कमर्शियल बैंक्स की, उनको सुपरवाइज करती है। देखिए, दो टर्म्स है, क्रेडिट को क्रिएट करना और क्रेडिट को कंट्रोल करना। एमसीक्यूज़ वगैरह में जनरली पूछा जाता है। क्रेडिट क्रिएशन की पावर किसकी है, सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स की, राइट। वो आरबीआई नहीं, क्रेडिट क्रिएशन की पावर सिर्फ कमर्शियल बैंक्स की है। जबकि क्रेडिट कंट्रोल करने की पावर किसकी है, वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की है। तो आरबीआई ये जो क्रेडिट क्रिएट करती है कमर्शियल बैंक्स ना, उसको कंट्रोल करती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किस चीज़ की, इकोनॉमी की सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग उस फ्लो को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके वो कंट्रोल करती है। तो आरबीआई ही पूरी रेगुलेटरी बॉडी है, पूरी गवर्निंग बॉडी है पूरी बैंकों की। इसीलिए आरबीआई ही इनके क्रेडिट फ्लो को, इनके क्रेडिट क्रिएशन की पावर को कंट्रोल करती है, राइट। तो अब ये क्रेडिट क्यों कंट्रोल किया जाता है, ध्यान रखना। कंट्रोल के बाद मतलब क्या हो गया, इंक्रीज या डिक्रीज करना, कुछ भी, कंट्रोलिंग पावर है ना, क्रेडिट को कंट्रोल करना। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों किया जाता है क्रेडिट को कंट्रोल। तो पहली चीज़ क्या है, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी इन दी प्राइस लेवल। तो जो एक आपकी करेंसी की जो इंटरनल प्राइस लेवल है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए आपका क्रेडिट कंट्रोल की टेक्निक अडॉप्ट की जाती है। जैसे कि जो क्रेडिट है ना, अगर वो एक्सेस है, आपकी इकोनॉमी में क्रेडिट का फ्लो एक्सेस है, तो इससे क्या होगा, इस सिचुएशन को समझिए। सभी लोग उधार ले रहे हैं, तो मतलब सबके पास पैसे पहुंच रहे हैं, तो एक्सेस क्रेडिट अगर हो रहा है तो सिचुएशन में क्या होगा, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, पैसे रहेंगे तो डिमांड ज़्यादा करेंगे। जब लोग प्रोडक्ट की, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, सप्लाई उतनी मीट नहीं कर पाएगी, तो सप्लाई का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब सप्लाई का फ्लो कम हो जाएगा तो जो प्राइसेस हैं गुड्स की, वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज़ कर जाएंगी। जब प्राइसेस गुड्स की इंक्रीज़ कर जाएंगी तो इसका मतलब क्या निकलेगा, जो वैल्यू है, मनी की जो वैल्यू है वो क्या हो जा रही है, डिक्रीज़। मतलब क्या सिचुएशन आ गई, इन्फ्लेशन की। तो अगर एक्सेस फ्लो है क्रेडिट का, तो वो किस सिचुएशन को इंक्रीज़ करता है, किस सिचुएशन की साइड मूव करता है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन। वहीं अगर क्रेडिट का फ्लो डेफिसिट में है, कम है, लो है, तो वो किस सिचुएशन को करेगा, डिफ्लेशन की सिचुएशन को करेगा। तो ये जो डिफ्लेशन हो या इन्फ्लेशन के समय में क्या हो जाता है, प्राइस मनी की जो वैल्यू वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। जब मनी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। भाई जो चीज़ पहले 1 रुपये में मिल जाती थी वही चीज़ अब 10 रुपये में मिल रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 रुपये की जो पावर थी ना वो क्या हो गई, कम हो गई। 1 रुपया जो चीज़ खरीद सकता था आज 10 रुपये मिल के उसे खरीद रहे हैं, तो उनकी पावर क्या हो गई, कम हो गई, मनी की वैल्यू कम हो गई। लेकिन रुपए जो प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, वो बढ़ गए। जो चीज़ 1 रुपये में मिलती है वो चीज़ 10 रुपये में मिल रही है, प्राइस बढ़ गया।
तो क्या होता है कि जो ये प्राइस का फ्लैक्चुएशन है ना, क्रेडिट का फ्लो ज़्यादा होना तो प्राइसेस का बढ़ जाना, क्रेडिट का फ्लो कम होना तो प्राइसेस का घट जाना, तो ये जो चेंजेस, ये जो फ्लैक्चुएशंस है ना, उसको आरबीआई इस क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल कर लेते हैं, उसको स्टेबल कर ले जाती है। अगर एक्सेस है तो उसे कम करेगी, डेफिसिट है तो और फ्लो बढ़ाएगी। इन दोनों सिनेरियो के बेसिस पे वो क्या करती है, उसको बैलेंस करती है और स्टेबल करती है प्राइस लेवल को, राइट। तो इसलिए भी क्रेडिट कंट्रोल की टेक्निक इंपॉर्टेंट है। टू अटेन स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने में भी क्रेडिट कंट्रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इंटरनल प्राइस लेवल जब चेंज होता है ना करेंसी का, कि मतलब आपके करेंसी की जो वैल्यू है उसका जो प्राइस लेवल चेंज होता है ना, तो उसके हिसाब से आपकी कंट्री में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो बिज़नेस है ना वो भी अफेक्ट करता है। और कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो इम्प्रेशन है वो पूरा फॉरेन एक्सचेंज पर डिपेंड हो जाता है। कैसे होता है, अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी कंट्री का सामान बाहर भेज रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, दूसरी कंट्री के लोग खरीद रहे हैं आपके कंट्री का सामान। ऐसे केस में आप अपने यहाँ से सामान भेज रहे हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है दूसरी कंट्री के लोग आपको पेमेंट करना चाहेंगे। ऐसे सिचुएशन में डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है ना। वहीं पे अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप बाहर का सामान ज़्यादा खरीद के अपनी कंट्री में लेके आ रहे हैं। इसका मतलब जिस भी कंट्री से आप सामान खरीद रहे हैं उनकी करेंसी में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप इस वक्त में क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन करेंसीज़ है ना, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की सिचुएशन है वो पूरी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज पे डिपेंड हो जाती है। अब बट ऑब्वियस सी बात है जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू भी अच्छी होगी। अगर डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फॉरेन मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी, हर कोई हमारे यहाँ का सामान खरीद रहा होगा और हमें पेमेंट करेगा, तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, सब मांगेंगे कि भाई रुपये चाहिए, उसमें पेमेंट करना है, तो आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो आपकी करेंसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है ना ये बहुत इफेक्ट होता है आपके प्राइस लेवल की वजह से, जो आपकी करेंसी का प्राइस लेवल है ना। तो जब इंटरनल प्राइसेस गिर जाती हैं तो उसमें क्या होता है, एक्सपोर्ट बहुत होता है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था और मैं भी दे रही हूँ। जब भी इंटरनल प्राइसेस गिरती हैं ना तो एक्सपोर्ट बहुत बढ़ता है। कैसे कि अगर मान लीजिए मैंने 1 लाख का एक्सपोर्ट किया है, $1 लाख का कोई सामान एक्सपोर्ट किया है और इस वक्त प्राइस 80 रुपीज़ का है, तो $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़। इसका मतलब अगर $1 चाहिए तो 80 रुपये देने पड़ेंगे। अब मैंने $1 लाख का सामान बाहर भेजा है तो वो लोग मुझे $1 लाख का पेमेंट करने वाले हैं। $1 लाख का डॉलर जब वो मुझे पेमेंट करेंगे, मैं रिसीव करूँगी तो मैं उसे रुपये में कन्वर्ट करूँगी, तो इस वक्त मुझे कितना रुपये मिल जाएगा, 80 लाख रुपीज़ मिलेंगे। उसी सामान का जो मैंने एक्सपोर्ट किया उसका आज के टाइम में अगर 80 रुपीज़ है तो मुझे 80 लाख रुपए मिल जाएंगे। किसके रिगार्डिंग, उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो मैंने एक्सपोर्ट किया। वहीं पे मान लीजिए मैंने $1 लाख का सामान अभी एक्सपोर्ट किया पर इस वक्त प्राइस 50 रुपीज़ है, मतलब $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में अगर मैं वही $1 लाख का सामान एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो जब मुझे वो $1 लाख का पेमेंट करेंगे तो उसे मैं जब रुपये में कन्वर्ट करूँगी तो मेरे पास कितने आएंगे, सिर्फ 50 लाख रुपीज़ आएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, जब मेरा $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़ था तब मैंने एक्सपोर्ट कम करना चाहा होगा, क्योंकि मुझे कम पैसे आएंगे, रुपए कम आएंगे। वहीं जब $1 इक्वल टू 80 रुपीज़ रहा होगा तो मैं एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहूँगी क्योंकि मेरे पैसे ज़्यादा आएंगे। लेकिन अगर करेंसी की वैल्यू बात करूँ, प्राइस लेवल की बात करूँ, तो 80 रुपीज़ ये शो कर रहा है कि आपकी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है ना, फॉल कर रही है। वहीं 50 रुपीज़ कह रही है कि आपकी करेंसी की वैल्यू स्ट्रॉन्ग पोजिशन होल्ड कर रही है। तो जब भी प्राइस लेवल गिरता है ना तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है कंट्री का, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होता है और इंपोर्ट डिक्लाइन करता है। ये बात रिलेट कर रहे हैं ना, प्राइस फॉल हुई मतलब 80 रुपये हो गए तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, है ना, इंपोर्ट डिक्लाइन करेगा। वाइस वर्सा सिचुएशन होती है, अगर इसका चेंज होगा तो सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी। तो ऐसा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, राइट। तो ये जो बार बार अगर आपके रुपीज़ में फ्लैक्चुएशन होगा, आपके प्राइस लेवल में फ्लैक्चुएशन होंगे तो आपके एक्सचेंज रेट में भी फ्लैक्चुएशन होंगे। एक्सचेंज रेट में फ्लैक्चुएशन होंगे तो आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी डिफरेंस आएगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अगर अफेक्टेड होगा तो आपका पूरा का पूरा फॉरेन रिजर्व इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करके आप प्राइस लेवल को कंट्रोल कर सकते हो, और जब आप प्राइस लेवल को स्टेबल कर पाओगे तो उस वक्त आप अपने इस फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रेट को भी क्या कर पाओगे, स्टेबल कर पाओगे। तो इसीलिए क्रेडिट कंट्रोल की टेक्निक एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है।
इसके अलावा की अगर बात करें तो मनी मार्केट जो कंट्री का उसको स्टेबलाइज करने में भी आपकी क्रेडिट कंट्रोल की टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि मनी मार्केट क्या होता है, पर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट का मार्केट होता है, राइट। जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, इनका मार्केट होता है। तो क्रेडिट के फ्लो को प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करके ना मनी मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उसको भी स्टेबल करने में उसको भी स्टेबलाइज किया जा सकता है। तो क्रेडिट कंट्रोल इसलिए भी करते हैं कि हम मनी मार्केट को प्रॉपर तरीके से स्टेबल कर सकें। टू एलिमिनेट बिजनेस साइकिल्स को एलिमिनेट करने में भी क्रेडिट कंट्रोल का काफ़ी हद तक हाथ होता है, वो काफ़ी हद तक हेल्पफुल होती है, क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन दो इम्पॉर्टेंट सिचुएशंस होती हैं। तो सब क्रेडिट की सप्लाई को आप कंट्रोल करके इन दोनों सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जब बूम कंडीशन होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बूम कंडीशन होगा आपका बिजनेस साइकिल का। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्या होगा, इस वक्त लोग ज़्यादा उधार लेना चाहेंगे ना, बिजनेस शुरू करना चाहेंगे और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहेंगे। तो बिजनेस का एक्सपेंशन होने वाला है इस टाइम पे, क्योंकि समय अच्छा चल रहा है बिजनेस के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्राइसेस राइज हो जाएंगी, है ना, इन सब सिचुएशन से, क्योंकि इन्फ्लेशन का सिनेरियो जाएगा और इन्फ्लेशन का सिनेरियो जैसे ही जाता है तो प्राइस में अपने आप राइज होना शुरू हो जाता है, प्राइसेस बढ़ना गुड्स की शुरू हो जाती है। और वैल्यू क्या होती है, प्राइस मनी की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। वहीं इसके अपोजिट जब रिसेशन का सिचुएशन होता है तो क्रेडिट लेवल क्या होता है, बहुत कॉन्ट्रैक्शंस में होता है, मतलब बहुत कम होता है, प्रोडक्शन लो होती है, एम्प्लॉयमेंट भी लो होती है, प्राइसेस गिर रही होती हैं। तो क्रेडिट के जरिए सेंट्रल बैंक्स क्या करती हैं, इन सारी सिचुएशन से बाहर आ सकती हैं। मतलब क्या हुआ, बूम पीरियड में वो क्या करेंगी, फ्लो ऑफ क्रेडिट जो है उसको कम कर देंगी, रिड्यूस करेंगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बूम पीरियड है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट है, जिसकी वजह से ही प्राइसेस बढ़ रही हैं, मनी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो वो क्रेडिट को ही क्या कर देंगी, रिड्यूस कर देंगी, कम क्रेडिट के फ्लो को रखेंगी। वहीं रिसेशन के टाइम पीरियड में वो क्या करेंगे, क्रेडिट को इंक्रीज कराएंगे, क्रेडिट फ्लो को बढ़ाएंगी। तो इस तरह से जब कंट्रोल करके कि जब सिचुएशन, जब ज़रूरत है, बूम का पीरियड है तो उसको क्रेडिट को रिड्यूस कर दिया जाए, जब रिसेशन का पीरियड है तो क्रेडिट को बढ़ा दिया जाए, जिससे कि इस तरह के सिनेरियो से आप बाहर आ सके। इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन के सिनेरियो से बाहर आ सके, डिप्रेशन है तो डिप्रेशन के सिनेरियो से आप बाहर आ सके। तो बिजनेस साइकिल को एलिमिनेट करने में भी क्रेडिट कंट्रोल बहुत हेल्पफुल होता है। क्रेडिट कंट्रोल इसलिए भी ज़रूरी है जिससे आपका इनकम मैक्सिमाइज हो, एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमाइज हो, आउटपुट जो है कंट्री का वो अच्छा हो। इन सब में आपका क्रेडिट कंट्रोल काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्यों, क्योंकि जैसा सिनेरियो है, जैसा भी सिचुएशन इकोनॉमी का, उसके हिसाब से आप क्रेडिट के फ्लो को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो जब जो भी, अब ये देखिए, बढ़ाना या घटाना, जब भी मैं बात कर रही हूँ ना कि क्रेडिट के फ्लो को बढ़ा देंगे, क्रेडिट के फ्लो को घटा देंगे, तो क्रेडिट का फ्लो तो बेसिकली कमर्शियल बैंक पे डिपेंड करता है। क्रेडिट क्रिएट कौन करा, कमर्शियल बैंक। लेकिन क्रेडिट के फ्लो को बढ़ाने घटाने की जो टेक्निक है ना, कि कैसे वो ज़्यादा बढ़ा क्रेडिट देंगे, कैसे वो कम क्रेडिट देंगे, उनका क्रिएशन बढ़ाना या क्रिएशन कम करना, ये पावर किसके पास होती है, आरबीआई के पास होती है। तो आरबीआई सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल कर लेती है। और आपने देखा होगा कि कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करने के लिए सीआरआर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, मतलब जो क्रेडिट मल्टीप्लायर कोफिशिएंट था वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। अगर वो कम रहता था तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होता था, अगर वो ज़्यादा होता था तो क्रेडिट क्रिएशन कम होता था। हमने लास्ट वीडियोज़ में उसको देखा हुआ है इसी के। तो ये होता था, इसका मतलब कि अगर आरबीआई को इस क्रेडिट क्रिएशन, इस क्रेडिट फ्लो को बढ़ाना होगा तो वो इस तरह के रेट को, सीआरआर को, एसएलआर के रेट को क्या कर देगी, कम कर देगी। वहीं अगर उसके क्रेडिट फ्लो को कम करना होगा तो ये इन सारे रेट को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, है ना। तो कहीं ना कहीं इस टेक्निक से वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इनकम जनरेट करानी है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, कंट्री के आउटपुट को बढ़ाना है, तो उस हिसाब से क्रेडिट का फ्लो को इंक्रीज़ कर देगी, रेटों को डिक्रीज़ करके। अदर्स जो भी टेक्निक्स हैं, इनकी जितनी भी पॉलिसीज़ है, इस क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स जिसे हम कहते हैं, जो पॉलिसीज़ हैं उन्हीं को अडॉप्ट करके इस फ्लो को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करके इन सब पे प्रेशर डालती है। इसके अलावा क्रेडिट कंट्रोल क्यों करती है, टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन इकोनॉमी एट अ नॉर्मल एज वेल एज इमरजेंसी सिचुएशंस। तो इकोनॉमी की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, उसको कंप्लीट करने के लिए क्रेडिट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है।
लाइक इमरजेंसी की सिचुएशंस है तो क्रेडिट के फ्लो को बढ़ा देगी। वहीं पे अगर इकॉनमी की सिचुएशंस, इमरजेंसी की सिचुएशंस नहीं है, इकॉनमी में बहुत ज़्यादा फ्लो है, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस वो हैं आपकी ओवरफ्लोड है, तो वहाँ पे कंट्रोल करके कम करके उसको संभाल लेगी। तो ये इकॉनमी को पैसों की किस हिसाब से ज़रूरत है, इकॉनमी को डेवलप करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ रही है तो क्रेडिट फ्लो को बढ़ाएगी, नहीं ज़रूरत पड़ रही है, कम करना है तो उसको कंट्रोल कर लेगी। मतलब क्रेडिट कंट्रोल की टेक्निक की वजह से ना आप इकॉनमी की सिचुएशंस को भी संभाल सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो नॉर्मल सिचुएशन की हो, चाहे इमरजेंसी सिचुएशन की हो। साथ ही साथ कंट्री की ग्रोथ में भी ये आपका क्रेडिट कंट्रोल बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ना तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन अच्छी होती है, ना डिफ्लेशन की सिचुएशन अच्छी होती है। तो उनके बीच में जो बैलेंस मेंटेन करना है ना, वो आप क्रेडिट कंट्रोल की टेक्निक के थ्रू कर सकते हो। और जब भी आप इन दोनों में से किसी भी सिचुएशन में पहुँचे तो इन्हीं टेक्निक का इस्तेमाल करके उससे बाहर भी आ सकते हैं। तो इस तरह से कंट्री की ग्रोथ की जाती है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं, पर बेसिकली अगर कहा जाए ना तो क्रेडिट कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव 3 ही बनता है। एक, इंटरनल प्राइस लेवल को स्टेबल करना, दूसरा एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना, और तीसरा बिजनेस साइकिल को एलिमिनेट करना। ये 3 मतलब स्टेबिलिटी इन बिजनेस साइकिल, उसमें स्टेबिलिटी लाना, ये 3 ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक के, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर ये क्रेडिट कंट्रोल करते कैसे हैं, मतलब बढ़ा दें या घटा दें, होगा कैसे। तो उसके लिए ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स, क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स, या मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, या मॉनेटरी पॉलिसीज़, इन्हीं को हम कहते हैं। तो बेसिकली जो टेक्निक्स हैं ना वो 2 तरीके से, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव को हम जनरल मेथड भी कहते हैं और क्वालिटेटिव को हम सेलेक्टिव मेथड टेक्निक भी कहते हैं। तो क्वांटिटेटिव मतलब ऐसा जो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा इकॉनमी पे, है ना, कम या ज़्यादा जो होना है ना वो डायरेक्टली दिखेगी, क्वांटिटी पे एग्जैक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा आपके, तो उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक, जिसमें आते हैं बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR या SLR, जितने भी रेशियो हो गए। वहीं क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव मेथड जो होता है हमारा, वहाँ पे रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स, पब्लिसिटी, मॉरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन आती है, 7 आते हैं। इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट पार्ट पर डिस्कस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।